वेलकम स्टूडेंट। आज आप इस वीडियो में समझोगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है जैसे मैंने आइस का टुकड़ा लिया एक, उसको मैंने क्या किया, पिघला दिया, वो क्या बन गया, पानी बन गया। उसको मैंने फिर से जमाया तो क्या वो फिर से आइस बन जाएगा। इसमें है क्या, फिजिकल चेंज में सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर बदल रही है, असली में तो है वो पानी। हम उसको कभी भी रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि बर्फ से पानी बना सकते हैं, पानी से फिर से बर्फ बना सकते हैं। ये कौन सा फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज मतलब कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा हमारे पास, हम सिंपली उसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। सेकंड, सेकंड देखो, जैसे हमने क्या किया, एक वुड का टुकड़ा था हमारे पास, उसको हमने जला दिया। जलाने से क्या हुआ कि वो राख में बदल गया। राख में बदल गया तो राख में बदलने से हुआ क्या, फिर से आप राख को लकड़ी बना सकते हो? आंसर है नहीं। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब कि इसको हम मोड़ नहीं सकते वापिस। जैसे सेकंड एग्जांपल हमने जंग का ले लिया। जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास लोहा आता है, वो पानी की फॉर्म में आते ही रस्ट करने लगता है, मतलब कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। जंग को उतारा जा सकता है, बट जंग से फिर से लोहा नहीं बनाया जा सकता। हमने क्या पढ़ा कि चेंजेस 2 प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं, मतलब कि पानी को फिर से हम आइस बना सकते हैं या आइस को फिर से हम पानी बना सकते हैं। बट जो केमिकल चेंज होते हैं, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया, ये हमारे पास एक मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब हमने आग से जलाया तो क्या हुआ, हमने क्या देखा कि इसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही है। बहुत तेज रोशनी निकलेगी, सेकंड हमारे पास क्या निकला, ये धुआं निकला। जैसे मैग्नीशियम रिबन को हम आग से जलाएंगे तो हमारे पास एक पाउडर तैयार होगा। वो पाउडर कौन सा होगा हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इससे क्या हुआ, ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हुई। यही बताया हमने कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिससे हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है। कौन सा न्यू सब्सटेंस बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, वो जो मैग्नीशियम काम करता होगा उससे थोड़ी सी अलग होगी, मतलब कि इसकी प्रॉपर्टीज भी अलग होगी। उसके बाद इन्होंने कहा है जैसे हमारे पास मैग्नीशियम था, उसको क्या बना दिया हमने, मैग्नीशियम का पाउडर बना दिया। इससे क्या हुआ, जो एटम्स होंगे मैग्नीशियम में, समझ लो हमारे पास ये जो मैग्नीशियम था, इसमें हमारे पास टोटल 9 एटम थे। तो जो पाउडर बना होगा उसमें भी हमारे पास मैग्नीशियम के 9 ही एटम रहेंगे, मतलब कि एटम में कोई चेंज नहीं आएगा, एटम रीअरेंज होके हमारे पास न्यू प्रोडक्ट बनेगा। यही इन्होंने आगे लिखा होगा। सो लेट्स सी। उन्होंने कहा है कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जो एटम होता है वो दूसरे एटम में चेंज नहीं होते, वो सिर्फ क्या करते हैं, वो रीअरेंज होते रहते हैं। जैसे हमने क्या किया, मैग्नीशियम, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, उसके बाद जो पाउडर बना वो उसको हमने क्या बोला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपली इसके जो मैग्नीशियम के एटम होंगे वही इसमें होंगे बस, बट एटम जो होंगे वो रीअरेंज हो गए होंगे बस। हमने पिछली एग्जाम्पल में क्या देखा, मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब जलाया तो हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg मतलब मैग्नीशियम, O मतलब ऑक्साइड। तो देखो हमने किसकी किसकी रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, पर और हमें मिला है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो हमारे पास मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, ये हमारे पास है रिएक्टेंट्स, मतलब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट, मतलब जो चीज़ हमारे पास बनी है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, जिसके हम रिएक्शन करवाते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। यही ऊपर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा कि रिएक्शन और प्रोडक्ट क्या होते हैं। उन्होंने क्या, द सब्सटेंस विच टेक प्लेस इन केमिकल रिएक्शन, जिस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो नई चीज़ बनती है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। बस यही दिया हुआ है आगे भी। जो नया सब्सटेंस बना होगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट, और जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे रिएक्टेंट्स बस। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी होती है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस की, जो हमने केमिकल रिएक्शन करवाई, समझ लो हमने मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन करवाई, हमारे पास बना क्या, MgO2। सिंपली ये बना हमारे पास। ये क्या है, रिएक्टेंट। ये हमारे पास प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो, ये हमारे पास कोई सब्सटेंस था, इसमें हमने कुछ और चीज़ मिलाई, तो ये क्या हुई, केमिकल रिएक्शन हुई। इससे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास एक नई गैस बन रही है, बन रही है।
और इसके नीचे देखो कोई चीज़ बन रही होगी सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं। इसके नीचे समझ लो कोई चीज़ बन रही है सॉलिड फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल गैस बनी, दूसरे नंबर पे प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट बना। तीसरे नंबर पे क्या बनेगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में और क्या होता है, कलर चेंज। फोर्थ क्या होगा, रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज या डिक्रीज हो सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ हमने क्या देखा कि जो हमारे पास जो वुड थी, वुड को जलाने से क्या हुआ, हमारे पास राख बन गई। हमारे पास राख मिली तो ये कौन सा है, ये सॉलिड फॉर्म है। तो ये हमारे पास सॉलिड फॉर्म है और ये हमारे पास पाउडर फॉर्म है। तो क्या हुआ सिंपली स्टेट चेंज हुई। तो स्टेट भी हमारे पास चेंज हो सकती है। बस अभी हमने यही देखना है। कहते हैं कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक होती हैं जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें होता क्या क्या। पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, गैस ये हमारे पास नई गैस बन सकती है। दूसरा प्रेसिपिटेशन मतलब कि कोई नया प्रोडक्ट बन सकता है। तीसरा कि उसका कलर में चेंज आ सकता है। फोर्थ टेम्परेचर भी आगे पीछे हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज एंड डिक्रीज भी हो सकता है। उसके बाद जो स्टेट होगी वो भी चेंज हो सकती है। मतलब अगर सॉलिड फॉर्म में होगी तो वो लिक्विड हो सकती है, या लिक्विड फॉर्म में होगी तो अगेन गैस फॉर्म में बन सकती है। बस हमने यही पढ़ना था। उसके बाद केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं हमने पीछे पहले देख लिया। केमिकल इक्वेशन हमने क्या किया, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसको रहने दो। हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसको हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, हमें मिला क्या, H2O, मतलब हमारे पास वाटर मिला हमें। तो ये क्या है, ये क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास रिएक्टेंट, ये था हमारे पास प्रोडक्ट। जब एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ हमारे पास रिएक्शन करेगा, उसमें साइन कौन सा डालते हैं, हम प्लस का साइन डालते हैं। उसके बाद हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट को हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, उसके पीछे हम एक एरो लगाते हैं। मतलब कि ये हमारे पास ये जो दो रिएक्टेंट थी, इसने आपस में रिएक्शन की, उसके बाद एरो का मतलब कि हमें कुछ मिला, क्या मिला, प्रोडक्ट मिला। बस पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सारा का सारा वही है जो अभी हमने समझाया। हम इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं पढ़ने वाले। सिंपली क्या किया, H2 मतलब H2 प्लस O2 हमें मिला क्या, H2O। सिंपली ये रिएक्टेंट है, फर्स्ट रिएक्टेंट को लिखा, सेकंड रिएक्टेंट को लिखा, बीच में साइन प्लस लिखा, उसके बाद एरो लिखा। एरो से हमें पता चला कि हमें मिल क्या रहा है, जो हमारे पास प्रोडक्ट होगा वो लिखा। ये हो गई हमारे पास केमिकल इक्वेशन। बस इतनी आसान थी। उसके बाद हमने पढ़ना है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। देखो अभी तक हम पढ़ क्या रहे थे, H2O प्लस O2, हमारे पास क्या बन रहा था, H2O। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हाँ हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम थे, दो, हाइड्रोजन के दो एटम थे। ऑक्सीजन के कितने एटम थे, दो। एटम तो मैंने पीछे ही कहा था कि एटम जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे, बस वो रीअरेंज होंगे, मतलब उनकी नंबर ऑफ एटम तो सेम रहने चाहिए। कितने नंबर ऑफ एटम, यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एटम थे, बट पीछे मैंने यहाँ पे लिखा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2, ऑक्सीजन का कितना लिख रहा हूँ, 1। यहाँ पे तो 3 बन रहे हैं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, उसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बट यहाँ पे तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये गलत लिख रहे थे अभी तक आप। तो हम पढ़ेंगे कि हम इसको सुधार कैसे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा H2, हाइड्रोजन लिखा, उसके बाद ऑक्सीजन लिखा, ये दोनों हमको पता था। हम क्या लिख रहे थे, H2O। हमने क्या किया, ये जो हाइड्रोजन था उसकी तो वैलेंसी हमने पूरी लिख दी, और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी थी वो तो लिखी नहीं हमने। इसको कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे 2 लिखा, इससे बना क्या, 2 का मतलब ये 2 बाहर वाला 2 था। अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम थे, 2 हाइड्रोजन के एटम। ये ऐसे लिखें, अगर हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखें कि 2 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम थे, तो ये कितने बन गए, 4 हाइड्रोजन के एटम। बट लेफ्ट साइड देखो, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन के एटम है अभी तक। इसको हमें बैलेंस करने के लिए 4 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इसके आगे 2 लिख के, 2 हाइड्रोजन, ये कितने बन गए, हाइड्रोजन के टोटल हमारे पास 4 एटम बन गए। उसके बाद देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम थे, 2, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के एटम है, 2। इसको हमने कर दिया बैलेंस। अब हम फिर से देखते हैं ये कितने एटम,
4 एटम थे हमारे पास। ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम थे। 4 और 2 टोटल 6 एटम हमारे पास लेफ्ट साइड में थे। एरो लिखा, ये हमारे पास 2 इंटू 2 4 एटम बन गए। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम है हमारे पास? फिर से 2 प्लस 2 एटम। ये क्या हो गया हमारे पास? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब पहले भी 6 एटम थे, अब भी हमारे पास 6 एटम हुए। बस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में अभी तक सिंपल यही था कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो वाली इक्वेशन होती है जिसमें जो हमारे पास एटम होते हैं वो बोथ साइड सेम होती हैं। मतलब दोनों साइड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास जो एटम थे वो सेम टू सेम है। इसी को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमने भी पढ़ा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके बाद मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। आपने बताना है कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, हमने आपको इक्वेशन दी Fe। ये जो हमारे पास जो आयरन होता है उसको हमने H2O मतलब पानी के साथ रिएक्शन करवाई और हमें मिला Fe3O4 प्लस H2। इसमें मेरे को बताओ कि ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या नहीं। नंबर ऑफ एटम इज 1। सो नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। नंबर ऑफ एटम 1। टोटल नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू 3 and 4। 4 atoms। राइट साइड number of atom 3, number of atom 4, number of atom 2। 3 plus 4 7 plus 2 9 atoms। This is unbalanced chemical equation।